A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है और आज के इस लेक्चर से हम लोग क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो एज आई हैव प्रॉमिस्ड, सो साइंस एनसीईआरटी जो सीरीज़ है उसकी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 को हम लोग आज फिनिश कर देंगे। इसके बाद जो है हम लोग क्लास 11th और 12th के सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप मेरे से जुड़े हुए सभी लेक्चर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। इस चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो चैप्टर है इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, हमने बात किया था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमने बात किया था कि गंगा एक्शन प्लान में हमने जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के नंबर को काउंट किया था जो कि ये बताता है कि वाटर कितना कंटामिनेटेड है। हमने वो 5 आवर्स के बारे में बात किया, आप इस चार्ट से देख सकते हैं, इसमें 6 आवर्स दिखाए गए हैं। और हमने बात किया कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भागीदार बन सकते हैं। तो इस पार्ट जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो अगर आप फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगल, तो फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मतलब क्या है? फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पर कि आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है, मतलब तरह तरह के पौधे, तरह तरह के पेड़, एनिमल, सब आपको वहाँ पे मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके की बायोडाइवर्सिटी मिलती है, इसलिए उनको हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो दिस इज इक्वेटर, इट इज़ एट 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इन दोनों के बीच वाले एरिया को कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और ये जो एरिया है जो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है उसको इक्वेटोरियल एरिया कहा जाता है। तो जो भी फॉरेस्ट इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है, जो इक्वेटर के ऊपर प्रेजेंट है उनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इन जगहों पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। क्यों ऐसा होता है? ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए ट्रॉपिकल एरियाज़ में और इक्वेटोरियल एरिया जो होते हैं उसमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो जब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है जिस जगह पे, बहुत सारे स्पीशीज़ वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं। एंडेमिक का मतलब होता है वो वहीं पे पाई जाएंगी, उसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पर। तो ऐसी जगहों को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इंडिया के केस में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। वो कौन से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आप सबको पता होगा, अभी तक नहीं भी पता तो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो फॉरेस्ट में हमें क्या 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 सब कुछ मिल सकता है? बैक्टीरिया, फंगस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, रेप्टाइल्स से लेके आपको बहुत तरीके की वैरायटी आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो जो हमारा मेन एम होता है कंजर्वेशन का इज टू ट्राई एंड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी वी हैव इनहेरिटेड। जो बायोडाइवर्सिटी हमको मिली है, हमारा मेन एम है उसको कंजर्व करना, उसको बचा के रखना। क्योंकि अब तक की जितनी हमारी ह्यूमन स्पीशी की जो नॉलेज है, होमोसेपियंस की नॉलेज है, वो ये बताती है कि भाई अगर आप किसी और पर्टिकुलर स्पीशी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ जिराफ की बात करते हैं, चलो जिराफ के साथ मान लीजिए अगर हम इंडिया में रहते हैं तो आपका जिराफ के साथ कोई लेना देना नहीं होगा अनटिल यू गो इन जू एंड यू सी दैट, है ना, एनिमल। लेकिन अगर आप बहुत बड़े फूड वेब की बात करें, मल्टीपल फूड चेन्स की बात करें, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो हम ये जानते हैं एक एक स्पीशी जो होती है कहीं ना कहीं डिस्टेंटली वो हमारे साथ जुड़ी होती है। अगर वो ना भी जुड़ी हो तो वो किसी ऐसे स्पीशी से जुड़ी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इंटरकनेक्टेड है और हमें सभी स्पीशी के बारे में ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो एक तरीके की बात है। दूसरे तरीके की बात ये है कि क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम अपने आप को मानते हैं कि वी आर द सुपीरियर मोस्ट स्पीशी,
तो हमें ऐसा लगता है अगर हम अपने आप को मानते हैं कि हम सुपीरियर स्पीशी हैं तो हमें इस रोल को प्ले भी करना चाहिए, मतलब वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़। ओके, ये हमारे मानने की बात है या नहीं है तो बड़ा डाउटफुल है कि हम सुपीरियर हो स्पीशी है या नहीं। एनीवेज, अच्छा इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि फॉरेस्ट से आपको क्या क्या तरीके की चीज़ें मिलती हैं। आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, दवाइयाँ भी मिलेंगी, टिम्बर भी मिल रहा है, हनी मिल रहा है, फॉडर मिल रहा है, सब चीज़ें आपको तरह तरह की फॉरेस्ट से मिलती हैं। ये सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं। तो अब हम बात करते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल जो है उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब है शेयर आपका कितना हित आपका उसके अंदर निहित है, मतलब कौन कौन सी तरीके के लोग हो सकते हैं जिनका हित जो है फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, राइट। तो 4 तरीके की कैटेगरी में इसमें बांटा गया है। अच्छा देखिए, ये जो चैप्टर है ना बहुत ही जनरल चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ के आपको कहीं पे ये नहीं लगेगा कि आपने ये सारी बातें अब तक नहीं जानी थी। जैसे कुछ हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं साइंस में, बहुत सारे नए फैक्ट्स आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये बात आपको अब तक पता नहीं होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम एक कंपाइलेशन कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि जो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, आई मीन टू से जो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको आपको, देखिए जब बहुत सारी चीज़ें, कोई ऐसा टॉपिक होता है ना जो बहुत वास्ट है या बहुत जनरल है, उसके बारे में लिखना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसकी बाउंड्री कहीं पे डिसाइड नहीं हो पाती है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं। बाउंड्री इज क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी। तो हम इसमें उतनी ही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी में दी गई हैं। अदरवाइज ये टॉपिक एंडलेस है। इसमें हम एनवायरनमेंट में भी जंप कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में भी जंप कर सकते हैं, फिलॉसफी में भी जंप कर सकते हैं, कहीं पे भी जंप कर सकते हैं, बट वी विल स्टिक आवरसेल्फ टू द साइंस की एनसीईआरटी क्लास 10 की, उसी पे स्टिक करने वाले हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे स्टेक होल्डर्स। तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं इन केस ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के केस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर जो होंगे वो लोग होंगे स्टेक होल्डर पहले जो कि फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं या उसके चारों तरफ रहते हैं। तो वो कौन से होंगे, वो मोस्टली जो फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइब्स होंगी, वहाँ के जो आदिवासी होंगे जो उसके पास और उसके फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं। तो वो पहले तरीके के स्टेक होल्डर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिपेंड करती है फॉरेस्ट के ऊपर, राइट। दूसरा स्टेक होल्डर होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, भारत सरकार या स्टेट की गवर्नमेंट, मतलब वहाँ के जो फॉरेस्ट के अधिकारी होते हैं वो गवर्नमेंट, जिनकी अंडर वो फॉरेस्ट की लैंड आती है, सरकारी प्रॉपर्टी है, तो वो जो लैंड को कंट्रोल करते हैं और वहाँ के नियम कानून बनाते हैं वो लोग हैं सेकंड। थर्ड आएंगे वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उद्योगपति जो कि फॉरेस्ट से अपना रॉ मटेरियल लेते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, वो स्टेक होल्डर हैं तीसरे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कोई बीड़ी की फैक्ट्री है किसी की, तो वो तेंदू लीव्स वहाँ से ले रहा है। किसी की पेपर मिल है तो वो पेपर बनाने के लिए वहाँ से लकड़ी ले रहा है। किसी की फर्नीचर की इंडस्ट्री है तो वो वहाँ से लकड़ियाँ ले रहा है, इस टाइप की चीज़ें। चौथे होते हैं वाइल्ड लाइफ और नेचर को प्रोटेक्शन करने वाले लोग, वो लोग जो कि उसको बचाने के बारे में बात करते हैं, तो वो उसके फोर्थ स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इन लोगों की, जैसे फर्स्ट कैटेगरी की अगर स्टेक होल्डर्स की हम लोग बात करें तो उनकी अलग अलग तरीके की नीड्स होती हैं जो फॉरेस्ट से पूरी होती हैं। उनकी क्या होगी, जो लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं उनकी क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। उनकी ज़रूरत हो सकती है कि उनको अपने खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए हो सकती है, उनको घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, उनको फॉरेस्ट में उगने वाले अलग अलग तरीके के फल फूल वो चाहिए होते हैं अपने खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट को कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, वो फॉरेस्ट से उतना ही लेते हैं जितना उनकी ज़रूरत होती है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो लोग हैं जो जंगल के अंदर रह रहे हैं, वो उतनी चीज़ें ले रहे हैं जंगल से जितनी उनको ज़रूरत है। उनके यूज़ करने से जंगलों के ऊपर कभी भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज जितना वो यूज़ करते हैं उतना जंगल अपने आप को उससे ज़्यादा इनफैक्ट रिप्लेनिश कर लेता है। तो वो लोग जो होते हैं जनरली देखा गया है वो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो अगर उनको बाद में क्या करते हैं, वो अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं फूड स्टोर करने के लिए, अपनी खेती करने के लिए अलग अलग तरीके के हुक्स बना लिए, कोई हल बना लिया, ये सब चीज़ें बनाते हैं। वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं फ्रूट नट्स, तो ये सारी चीज़ों का वो लोग यूज़ करते हैं। ये जो लोग हैं इनके यूज़ करने से जो रिसोर्सेज होते हैं फॉरेस्ट के वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की भी तो अपनी रिप्लेनिश करने की कैपेसिटी है।
सो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे, उससे पहले हमारे देश में इस तरीके के कोई ट्राइबल लॉज या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लॉज नहीं अप्लाई हुए हुए थे, तो हमारे फॉरेस्ट के ऊपर कोई इतना विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता था उनके यूज़ करने से। तो ये क्या है, ये पहली तरीके के स्टेक होल्डर्स हैं, राइट। फिर आते हैं सेकेंड तरीके के स्टेक होल्डर्स, जो कि है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। जब हमारा देश जो था, अंग्रेज़ों ने आके हमारे देश को कॉलोनाइज कर लिया था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारे देश को कॉलोनाइज कर लिया, उन्होंने हमारे फॉरेस्ट को, हमारे जो जंगल थे और हमारे ज़मीनें थी, उनके ऊपर उनसे रॉ मटेरियल्स जो है वो लेकर अपने देश में भेजना शुरू कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये वो देश थे, मतलब यूके की बात करें, पूरे यूरोप की बात करें, तो यूरोप में क्या हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम पे वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति वहाँ पर आई थी। औद्योगिक क्रांति आने की वजह से उनका जो डेवलपमेंट और जो प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, वो बढ़ गया था। मतलब मैनुअली चीज़ें प्रोड्यूस करने के बजाय उन्होंने फैक्ट्रीज लगा दिए थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा दिए थे। उससे क्या होगा, एक ही तरीके की चीज़ें बहुत तेज़ी से बनना शुरू हो गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज उन्होंने लगा दिए थे। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, हम उनके कौन थे, हम उनकी कॉलोनी थे। कॉलोनीज उनको क्यों चाहिए थी? बेसिकली कॉलोनीज उनको चाहिए थी अपना सामान बेचने के लिए और रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, यही पर्पज़ था। तो इसीलिए उन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया और उन्होंने एशिया में, अफ्रीका में, इन सब जगह पे अपने अपने कॉलोनीज बना दी अलग अलग यूरोपियन पावर्स ने। दिस यू नो बाय रीडिंग द हिस्ट्री एनसीईआरटी। हिस्ट्री के एनसीईआरटी में साफ साफ ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो हम बात कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ जब आए हमारे देश में, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने हमारे फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, वहाँ से रॉ मटेरियल्स निकाल निकाल के अपने देश में भेजना शुरू किया और वहाँ से फिनिश गुड्स को ला के हमारे देश में सेल करना शुरू किया। तो अब बात ये होती है कि वो तो हमारे फॉरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह यूज़ कर रहे थे। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टूड, लाइक नाउ वी आर एंटरिंग इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारे भारत देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भारत सरकार है उसको ओन करती है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भारत सरकार उसको ओन करती है तो उन्होंने मैनेजमेंट प्रैक्टिस को जो था इग्नोर कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी के लिए फॉरेस्ट जाना जाता है, तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी का ध्यान ना रखते हुए मोनोकल्चर को ले आए। मतलब मान लीजिए मैं बहुत बड़ी व्यापारी हूँ, मुझे मेरी पेपर मिल है, ओके, तो मुझे एक तरीके का पेड़ चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए, मान लीजिए पॉपुलर चाहिए मुझे, है ना, या यूकेलिप्टस चाहिए फॉर एग्जांपल मुझे अपने पेपर मिल के लिए, राइट। या फिर मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं फर्नीचर बनाती हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे टीक चाहिए बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आया, जिसने टेंडर भरा, उन्होंने टेंडर्स निकाल दिए, जिसने टेंडर भरा उन्होंने बोला कि हमें तो भैया ये तरीके के पेड़ चाहिए, उन्होंने वही पेड़ों को एक तरीके से लगा दिया। उसको पेड़ों को अगर आप एक ही तरीके के पेड़ लगाएंगे तो आप पहले पेड़ों को काटेंगे, पहले वाली वेजिटेशन को क्लियर करके एक तरीके का लगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले वाला जो बायोडाइवर्सिटी थी क्लियर करके मोनोकल्चर लाना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देता है। अगर आप एक जगह पे 50 तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसको काट के आप एक तरीके का पेड़ लगा देते हो, तो वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को किल कर देता है। अल्टीमेटली जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी एक तरीके से किलर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, क्योंकि हम पूरे के पूरे खेत क्लियर करके क्या लगाते हैं, अब सरसों लगा देंगे, कहीं पे गेहूँ लगा देंगे, कहीं पे धान लगा देंगे। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। एक ही मोनोकल्चर को हम लेकर आ रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहीं पे बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही तरीके का मोनोकल्चर क्रिएट करना शुरू कर दिया। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया, बट रेवेन्यू कभी भी एनवायरनमेंट को कंपनसेट नहीं कर सकता। बट एट दैट टाइम वी जस्ट गॉट इंडिपेंडेंस, तो रेवेन्यू उस टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये प्रैक्टिस जो है काफ़ी देर तक चलती रही, चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। खैर, तो क्या हुआ है कि मोनोकल्चर क्रिएट किया गया है just to fulfill the requirement of industries which is earning huge revenue, but revenue can never be compensated for the biodiversity loss। ये आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर को हम पढ़ ही वही रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब
इस तरीके से हुआ। तो ये सारा स्टोरी आप इसमें पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, यही सब इसमें लिखा हुआ है कि लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया। नॉट ओनली दिस, वेरिड नीड्स ऑफ द लोकल पीपल। जब आप बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे सिर्फ वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ही डिस्ट्रॉय नहीं होती, उस पर डिपेंडेंट जितने लोग हैं, वहाँ के ट्राइबल पीपल, वो लोगों की रोज़ी भी, उनका जीवन भी पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपने जानवरों के खाने के लिए, अपने लकड़ी घर बनाने के लिए, जलाने के लिए, खाना बनाने, सब कुछ के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वहाँ अपनी दवाइयों के लिए भी इनफैक्ट, बिकॉज वो कोई सिटीज़ में नहीं आते और वो कोई एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो अपनी वही हर्ब्स को ही खा के ही अपना इलाज करते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है ये। तो such plantations are useful for industries to access specific product and are important source of revenue for the forest department. तो revenue तो generate हो रहा था, but biodiversity कहीं ना कहीं पे बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय की जा रही थी। ये जो इंडस्ट्रीज इतनी सारी लगाई जा रही थी, रिवेन्यू क्योंकि हमारे लिए जनरेट करना एक प्राइम इंपॉर्टेंस था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये जो लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमेशा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, सरकार के ज़्यादा करीब होते हैं। एक ट्राइबल छोटे से गांव के लोग को कौन जानेगा सरकार में, तो इनके लिए टेंडर निकलवाना और टेंडर को पास करवा लेना और वहाँ से रॉ मटेरियल कलेक्ट कराना वाज वेरी इजी। और एक चीज़ आप समझिए कि जब भी ये लोग, इन द सेंस आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, आई एम जस्ट टॉकिंग इन लार्ज, तो जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते अपनी सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट के ऊपर। वो अगर एक एरिया से उनको मान लीजिए टीक चाहिए या यूकेलिप्टस का पॉपुलर का पेड़ चाहिए, तो जब तक उसके अंदर होगा वो तब तक वहाँ से लेंगे, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो अगली जगह पर जाएंगे। मान लीजिए 10 किलोमीटर एरिया ख़त्म हो गया तो वो नेक्स्ट 10 किलोमीटर वाले पर जाएंगे, वहाँ आपका टेंडर भरेंगे, वहाँ से लेंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट बेस के लिए काम करते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कभी काम नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री का सबसे पहला मोटो होता है प्रॉफिट, राइट। तो ये हो रहा था, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विच इज़ वन ऑफ द स्टेक होल्डर, तो उन्होंने इस तरीके की पॉलिसी को लेकर आया। फिर अब हमारे थर्ड तरीके के जो होते हैं स्टेक होल्डर्स, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ उतने ही जगह के लिए यूज़ कर रहे हैं जितना उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। फिर लास्ट में आते हैं हमारे कौन, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट। तो नेचर और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट ज़रूरी नहीं है फॉरेस्ट के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हों, वो ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कोई दूर बैठा हुआ इंसान भी हो सकता है जो कि पढ़कर या सुनकर या क्या कहते हैं न्यूज़ में देखकर उस चीज़ से सेंसिटाइज होता है, जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए काम करता है, बात करता है। ये वो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये दूर ही बैठे हों, कई बार ये विद इन द कम्युनिटी भी होते हैं। तो आप जो है राजस्थान की एक कम्युनिटी विच इज़ द बिश्नोई कम्युनिटी, उसका एग्जाम्पल इसमें दिया गया है चैप्टर में, उसके बारे में ज़रूर आपको जानना भी चाहिए जो लोग नहीं जानते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी जो होती है, जो वेस्टर्न राजस्थान में रहती है, थार डेजर्ट के पास, पहले वो जो कम्युनिटी है उसके रिलीजन का पार्ट है ये कि जो फॉरेस्ट जो लाइफ है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, वो फॉरेस्ट को कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। उनके यहाँ पे माना जाता है कि हर किसी को जीने का अधिकार है, लिविंग थिंग्स हैव द राइट टू सर्वाइव एंड शेयर ऑल रिसोर्सेज। उनको जानवर भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, पेड़ भी उतने इंपॉर्टेंट है, वो ये मानते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है अमृता देव बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन शुरू किया है। अमृता देव बिश्नोई कौन थी, वो 1731 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया था अलॉन्ग विद 363 अदर पीपल। किस लिए, खेजरी के वहाँ पे खेजरी ट्रीज़ है, वहाँ पे खेजरी नाम के पेड़ हैं, उनको बचाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया था, तो उनके नाम पे ये अवार्ड शुरू किया गया है। तो अभी इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है, जब भी लोकल लोग हैं, ये वहीं पे रहती थी, ये कम्युनिटी जंगलों में ही रहती है, तो जो लोकल लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, वो जो नेचर को जितना एक्सप्लॉइट करते हैं या फॉरेस्ट को जितना एक्सप्लॉइट करते हैं, वो कभी भी उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, वो उतना ही उसको एक्सप्लॉइट करते हैं जितना उसको ज़रूरत है। मतलब अगर वो एक हाउस होल्ड कितनी लकड़ी काट लेगा एक बार में, वो उतनी ही लकड़ी काटेगा जितनी की उसको खाना बनाने के लिए ज़रूरत है या उसको अपना घर बनाने के लिए ज़रूरत है। दैट
हाउस होल्ड इज नॉट गोइंग टू सेल दैट वुड, है ना, वो जो ट्राइबल लोग होंगे वो उसको बेचने नहीं जाएंगे, तो वो उसको उतना ही यूज करते हैं जितना कि उनकी ज़रूरत होती है, राइट। तो एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, वो अपने फॉरेस्ट में वो अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए, मतलब वो घास खाने के लिए जाते हैं, तो अगर उसको रोक दिया गया, तो जब उसको रोका गया तो मना कर दिया गया, मतलब नेशनल पार्क जब बनाए गए तो उनको मना कर दिया गया, तो घास खाना उन्होंने जानवरों को एंटर कराना बंद कर दिया फॉरेस्ट के बीच में। तो जब उन्होंने उनके जानवर आना बंद हो गए तो घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो घास जिसको उनके जानवर खाते थे, भेड़ बकरियां, वो इतनी बड़ी हो गई कि वो बड़ी होके गिरने लग गई। जब वो गिर जाती थी वो घास, तो नीचे से और पौधे भी ग्रो नहीं कर पाते थे। कहने का मतलब ये है कि जब वो घास को जानवर खाते हैं वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, क्योंकि उससे घास बड़ी होने से पहले ही वो उसको खा लेते थे और नीचे से नई घास आती रहती थी। जब उन्होंने खाना बंद कर दिया तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो इससे ये प्रूव होता है, मतलब बताया गया एग्जाम्पल देके, कि लोकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो नेचर के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट नहीं करती हैं जितना वो इसको यूज़ करती हैं, वो फॉरेस्ट अपने आप को रिप्लेनिश करता है उससे तेज़ी स्पीड से, राइट। तो ये 4 तरीके के स्टेक होल्डर्स थे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करते थे वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से हो रही है। रेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको उतना ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो इन स्लाइड्स में बताया गया है कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए इस तरीके से कि वो बोथ एनवायरमेंटली एंड डेवलपमेंटली साउंड तरीके से हम उसको यूज़ करना चाहिए। In other words, while the environment is preserved, the benefits of the controlled exploitation go to the local people. हमें जब भी, अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि कि हम वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ना लेकर आए, लाने पड़ते हैं। तो जब भी इस तरीके के कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आते हैं, पहली बात तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। सेकेंडली, जो कम्युनिटीज़ उसके आसपास रहती है, जो ट्राइबल पीपल एंड द कम्युनिटीज़ विच आर स्टेइंग इन क्लोज विसिनिटी, उनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी उसके प्रोजेक्ट से मिलने चाहिए। अगर आप बात करते हैं, यहीं पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप चाहे कुछ भी करते हैं, मतलब यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब, अब आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो खेती कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, आप ये देखिए कि अल्टीमेटली दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि वो जो है नेचर का, जिसमें से वो नेचर से चीज़ें नहीं ले रहे। अल्टीमेटली जो कुछ भी हमने क्रिएट किया है, आप जो कुछ भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका लैपटॉप है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, लाइट है, व्हाटएवर इट इज़, कैसे क्रिएट हुआ है? सब कुछ नेचर से ही क्रिएट हुआ है। हर एक चीज़ हमने नेचर से ही पिक की है। इलेक्ट्रिसिटी नेचर ने ही जनरेट की है, जो भी लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, व्हाटएवर, सब कुछ हमें नेचर से मिल रहा है। मैटर जितना भी है वो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, एनर्जी हमको सन से मिल रही है। तो सब कुछ हमने जितना भी वेल्थ क्रिएट किया है, जो भी हम अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं, वो सब कुछ हमें अल्टीमेटली कहाँ से मिल रहा है? वो सारा का सारा नेचर से ही हमने एक्सट्रैक्ट किया है, राइट। तो नेचर से हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, जो सबसे पास में उसकी कम्युनिटी रहती है, उसको भी उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप होती है, कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वहाँ पे बनता है, तो उसका जो है इकोनॉमिक एडवांटेज वहाँ की लोकल कम्युनिटी को ज़रूर मिलना चाहिए, राइट। क्योंकि उसका जीवन जो होता है पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाता है अगर एक खेत को या एक फॉरेस्ट को काटा जाता है तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ अ बिट नहीं, वेरी मच थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर। ये आपको ये समझना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। तो हम जानते हैं वी नीड टू कंसिडर इफ द गोल्स ऑफ ऑल द अबव स्टेक होल्डर, जो हमने 4 पढ़े हैं, विद रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट आर सेम। Forest resources are often made available for industrial use at the rate far below the market value, while these are denied to the local people. ये आपको सोचना पड़ेगा, ये NCERT बता रही है, आपको लिखा है कि भाई जब आपको एक इंडस्ट्री लगाई जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैंने एक फॉरेस्ट का टेंडर मुझे मिल गया, वहाँ पे मेरे को उसका लकड़ी मेरे को मिलेगी या कुछ भी जो भी चीज़ें होती हैं, भाई यहाँ के फ्रूट्स मेरे को मिलेंगे, सबकी टेंडरिंग होती है, तो वो जो मुझे मिलेंगे, जो वो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेंगे, कोई भी हो सकता है, वो बहुत ही कम रेट पे मिलते हैं जिस रेट पर बाहर सेल किया जाता है। और साथ में क्या होता है, जब भी एक टेंडर निकलेगा ये वाले एरिया का आपको मिलेगा, वहाँ का जो लोकल पर्सन है उसको नहीं मिलेगा, वो लोकल पर्सन विल बी डिनाइड।
लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने टेंडर फिल किया उसको वो मिलेगा, फिर वो उसको कमर्शियल उसका एक्सप्लॉइट करेगा उसको, राइट। बड़ी अजीब सी बात है, सोचिए आप इसको, ये थॉट प्रोवोकिंग बातें हैं। तो फिर आप चिपको आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो थे, 1970s की बात है। चिपको जो आंदोलन है उसके केस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं हटेंगे और पेड़ों को काटने से उन्होंने रोक दिया था। तो अल्टीमेटली क्या है कि वहाँ पे पेड़ों को काटने से रोका गया था प्रशासन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें यू कैन रीड इट और आप इसमें से पढ़ सकते हैं पूरा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट रिसोर्स विच इज़ वाटर। अभी हमने बात किया फॉरेस्ट, उसके सस्टेनेबल यूज़ के बारे में हमने बात किया। फिर हम बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम जानते हैं नेचर में बहुत अबंडेंट में है वाटर, बट उसमें से फ्रेश वाटर है विच इज़ वेरी वेरी लिमिटेड। हमने क्लास 8 और क्लास 9 में बहुत अच्छे से डिटेल में ये वाला चार्ट देखा था, जिसमें कि हमने परसेंटेज वाइज चेक किया था कि कितना परसेंट, 97% वाटर सॉल्टी है, ओनली 3% वाटर इज, लेस देन 3% वाटर इज फ्रेश वाटर। उस फ्रेश वाटर में से आधा अंटार्कटिका, आर्टिक और अंटार्कटिका में जमा हुआ है, फॉरेस्ट वो माउंटेन्स की पीक पर जमा हुआ है। थोड़ा पानी है जो हमारे को नदियों में अवेलेबल है, पॉन्ड्स में अवेलेबल है, वो मीठा पानी है जिसको हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इतना सारा जो पानी है विच इज़ ऑफ नो यूज़, जो कि समुद्र में पड़ा हुआ है, वो हमारे काम नहीं आ रहा। खारा पानी, सिर्फ मीठा पानी हमारे काम आता है। तो ये जो मीठा पानी विच इज़ लिमिटेड, उसको हमको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अब अगर हम पानी की बात करते हैं तो जो हमारा पानी है या रेनफॉल है, वो पूरा का पूरा डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, दैट यू नो। अब क्योंकि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन में हमें दिक्कत आ रही है, फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, हमारा रेनफॉल पैटर्न जो है वो भी डिस्टर्ब हो गया। अभी आपने नोटिस किया होगा जिस टाइम पे मानसून आना चाहिए उस टाइम पे मानसून आता नहीं है ठीक से। मानसून खत्म होने के बाद या शुरू होने से पहले उस टाइम पे बारिश होती है, या फिर एक ही बार में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उससे क्या होता है, फ्लड आ जाती है। कभी सूखा पड़ता है, उसी साल में सूखा भी पड़ जाता है, उसी साल में बाढ़ भी आ जाती है। कई बार सेम जगह पे सूखा भी पड़ जाता है, सेम जगह पे बाढ़ भी आ रही है। मतलब इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इराटिक जो मानसून देखने को आपको मिल रहा है, जो वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड हैं। तो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग इन दोज टर्म्स कि हमें पानी को कैसे कंजर्व करना चाहिए। बारिश के थ्रू हमको पानी मिल जाता है, लेकिन हमको पानी को बचाना होता है। हमने डैम्स, टैंक्स, कैनाल्स ये सब बनाया है। इरिगेशन के मेथड हमने अलग अलग तरीके के यूज़ किए हैं। दिस ऑल यू नो, डिटेल में हमने चैप्टर वाइज इसको पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। इसमें हम बात करेंगे, आप ये सारा चीज़ें हैं जो पढ़ सकते हैं, इस स्लाइड से आप पढ़ेंगे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमें डैम्स जो बनाए जाते हैं और कैनाल इरिगेशन की जाती है पानी को सब जगह पहुंचाने के लिए, ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात किया गया है, जिसमें कि सेव द नर्मदा, नर्मदा के ऊपर डैम बनाया जाता था जिसके लिए लोगों ने विरोध किया। अगर आप टेहरी डैम की बात करते हैं, मतलब दिस इज़ समथिंग आपको मिलेगा बुक्स में भी। टेहरी डैम जब बनाया जा रहा था उस टाइम पे, अगर आप वहाँ पे जाके भी देखेंगे टेहरी डैम पे, देन यू विल गेट टू नो कि वहाँ पे आपको मिलेगा, आपको वहाँ का जो गाइड होगा टेहरी डैम पे जब आप जाएंगे तो आपको दिखाएगा भी, बताएगा भी। एक पूरे का पूरा विलेज है वो पूरा सबमर्ज्ड हो गया टेहरी डैम बनाने के लिए। पूरा का पूरा विलेज जो है डूब गया पानी के अंदर। उस जब टेहरी डैम बनाया जा रहा था, उस विलेज के लोगों को ना चाहते हुए भी उठाया गया और उनके लिए एक कॉलोनी बनाई गई दूसरे पहाड़ पर, और उनको वहाँ शिफ्ट किया गया। मतलब आप सोचिए, जब किसी का घर होता है, एंसेस्ट्रल होम होता है, आपकी कितनी इमोशनल अटैचमेंट होती है उससे, क्या सब होता है। लेकिन क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बीच में आपकी जगह आ रही है, तो उसको पूरा का पूरा उठा के डिसलोकेट कर दिया गया। एनवायरमेंटल, ये तो सिर्फ घर की बात है, वहाँ के जितने पेड़ पौधे जंगल सब कुछ उसके बीच में सबमर्ज्ड हो चुका है। अभी भी आप यू कैन सी, जब टेहरी डैम में पानी कम होता है तो वो घर फिर से दिखाई देते हैं, डूबे हुए जो घर हैं। लोगों को डिसलोकेट करके, मतलब रीलोकेट कर दिया गया है अब उनके नए घर बना के। तो जब नर्मदा के ऊपर डैम बनाया जा रहा था तो नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ है। ये किस लिए हो रहा था? प्रोटेस्ट बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन अबाउट रेजिंग द हाइट ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा। उसकी हाइट बढ़ाने की बात की जा रही थी, जिसका विरोध हो रहा था। क्रिटिसिज्म अबाउट लार्ज डैम एड्रेस 3 प्रॉब्लम्स इन पर्टिकुलर। सोशल प्रॉब्लम होती है पहली, बिकॉज दे डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन। जब भी आपने ये देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ये खुद पर्सनली फील किया होगा, जब भी आपकी कोई घर, आपकी ज़मीन
डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बीच में आ जाती है तो जितनी उसकी वैल्यू होती है उससे कम पे ही उसको कंपनसेट कर किया जाता है। पहली चीज़ तो यही है। पहली बात, आपकी सोशल इमोशनल जो उसका अटैचमेंट है उसको तो भूल ही जाओ, उसका तो कोई प्राइस नहीं पे किया जाता, बट जो भी उसकी मार्केट वैल्यू आ रही है उससे कम दे के आपको कहीं ना कहीं पे रिलोकेट किया जाता है। पहली प्रॉब्लम यही थी, ये सोशल प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। दूसरी थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज दे स्वॉलो अप ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स। जब नर्मदा के ऊपर हाइट रेज की जाती है तो इतना बेनिफिट जनरेट नहीं हो रहा था जितना कि इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तीसरा था एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट इनॉर्मसली टू डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब डैम बनाया जाएगा उसके अंदर पानी भर दिया जाएगा सारा, तो कितना सारा डिफॉरेस्टेशन होगा डैम बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना वहाँ पे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। कभी आप किसी बड़े डैम में जाके देखिएगा, जब भी आपको मौका मिले आपको समझ में आएगा एक डैम बनाने के लिए कितना बड़ा एरिया क्लियर करना पड़ता है। देन यू विल रियलाइज जो लोग हैं, the people who have been displaced by various developmental projects are largely poor tribals। अब कोई दिल्ली में आके तो संसद जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ तो डैम बनाएगा नहीं, जंगल जहाँ पे नदियाँ निकलती हैं वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, वहाँ बनाए जाते हैं डैम। तो डिस्प्लेस कौन होता है? ट्राइबल पीपल। कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ तो वहाँ पे लगे नहीं होते कि उनकी इंडस्ट्री बीच में आ जाए, तो अल्टीमेटली ट्राइबल पीपल गेट डिस्प्लेस्ड, तो वहाँ पे डैम बनाए जाते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट के बीच में आते हैं जनरली गरीब लोग आ जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, दे डू नॉट गेट एनी बेनिफिट्स फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स एंड आर एलिनिएटेड फ्रॉम देयर लैंड्स एंड फॉरेस्ट विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा था कि जब भी आप कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो आपका मेन कंसर्न होना चाहिए, एक तो वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करे, उतना हार्मफुल ना हो एनवायरनमेंट पे, और दूसरा वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फैसिलिटेट करे। लेकिन जनरली क्या होता है, जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आते हैं डिस्प्लेस कौन होता है? सबसे गरीब लोग, ट्राइबल या वहाँ के पुअर पॉपुलेशन, वो डिस्प्लेस होती है। और क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जाएगा, इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जाएगी? जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा। अमीर लोग कहाँ पे बैठे होंगे? सिटीज़ में। सिटीज़ में तो कोई इंडस्ट्री लगाएगा ही नहीं, और क्यों लगाएगा, और क्लियरेंस भी नहीं मिलेगी, है ना। तो वहाँ लगाई जाती हैं और उनको कंपनसेट एडिक्वेट नहीं किया जाता। यही प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से फिर नर्मदा बचाओ जैसा आंदोलन होता है। आई एम जंपिंग इनटू द सोशियोलॉजी, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की। जहाँ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात होगी तो वहाँ पे सोसाइटी की बात होगी, जहाँ सोसाइटी की बात होगी वहाँ पे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट आएगा ही आएगा, और हम इस तरीके की बातें निकल जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, थॉट प्रोवोकिंग है, आपको सोचना चाहिए। अल्टीमेटली यू पीपल आर गोइंग टू come in the this side of, I mean you will sit in the decision making also। आप में से बहुत सारे लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और फिर डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेंगे, तो इसलिए सोचना बहुत ज़रूरी है, राइट। फिर हम बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की। पानी को बस हम वाटर एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ वाटर में वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। मतलब जो पानी है जो बारिश से गिर रहा है उसी को हार्वेस्ट करना है हमें, उसे कंजर्व करके, उसे बचा के, उसे इकट्ठा करके उसको हमें यूज़ करना है, क्योंकि वो फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है ना। तो वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए अलग अलग तरीके की टेक्निक बनाई जाती है। ये देखिए, पूरा ऐसे कैचमेंट एरिया, घर की छत ले ली, उसको पाइप से उसको एक टैंक में डाल लिया गया। कुछ लोग उसको कुएं में भी डाल लेते हैं और फिर उस कुएं में से पानी निकालते रहते हैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए उस टाइम पर जहाँ पर जब बारिश नहीं हो रही होती। खादिन एक सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, ट्रेडिशनल, उसमें भी पानी को बचाया जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाता है। नदी का जो पानी होगा या बारिश का जो पानी होगा, जब एक्सेस फ्लो हो रहा है उस टाइम पे उसको रोक लिया जाएगा, उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा, और जिस टाइम पे फ्लो नहीं है उस टाइम पे उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये जो टेक्निक्स हैं हमारी बहुत एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस हो रही हैं वाटर हार्वेस्टिंग की। अगर आप पुराने किलों में देखने जाओगे, पुराने बिल्डिंग्स में बावड़ी होती हैं, वहाँ पे बावड़ी आप देखोगे, पॉन्ड सिस्टम देखोगे, या पुराने गाँव में जाके आप देखोगे तो वहाँ पे तालाब होते हैं। तालाब जो होते हैं पूरी के पूरे गाँव को केटर करते हैं, उनके जानवरों को पानी पिलाने के लिए, इनफैक्ट एग्रीकल्चर फील्ड में पानी देने के लिए भी, खेती में पानी देने के लिए भी जो है तालाबों का यूज़ किया जाता है। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारी ये वाटर हार्वेस्टिंग की, जिससे कि पानी को बचाया जाता है।
नेक्स्ट रिसोर्सेज की बात करते हैं हम, विच इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम एज अ रिसोर्स आप जानते हैं, तो ये जो फ्यूल है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। क्यों इनको नॉन रिन्यूएबल कहा गया, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इनका जो रीप्लेनिशमेंट पीरियड है वो बहुत बड़ा है। जो कोयला और जो पेट्रोलियम बनने के लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिलियंस ईयर्स अगो जो तो है 10 कई कई लाखों साल पहले जो है फॉरेस्ट जो है वो नीचे दब गए थे, और धीरे 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 प्रेशर और हीट से जैसे जैसे टाइम पास करता गया, प्रेशर बढ़ता गया, हीट बढ़ती गई, और ये लिग्नाइट, कोल और पेट्रोलियम में चेंज होते गए। तो इसलिए इनको हमें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि जब तक ये रिन्यू होंगे तब तक हमारी स्पीशी ख़त्म हो जाएगी, आएगी चली जाएगी। जितनी तेज़ी से हम इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो उतनी तेज़ रफ्तार है कि उतने में इनका रिप्लेनिशमेंट होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। इस बात को हमने लास्ट क्लास में बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया था। ओके, तो अब इनका वो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो इनका यूज़ जो है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सेकेंडली, हमें नए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएंगे, और तब तक हमने नया डेवलप नहीं किया तो फिर हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी। एक चीज़ है वो आपको हमेशा समझनी पड़ेगी, लिटिल फिलोसफिकल अगेन, कि जब भी आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी ना तो आपको एक नया एनर्जी का रिसोर्स हमेशा मिलता रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई यूज़ टू बिलीव इन माई चाइल्डहुड। और उस टाइम पे इलेक्ट्रिक कार्स और ये सब चीज़ें पॉपुलर नहीं थी, लेकिन मुझे हमेशा से आई यूज़ टू बिलीव कि जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी हम नया फ्यूल लेके आएंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बात किया था कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होगी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इतना इतना सबको न्यूक्लियर फ्यूल दे दिया जाएगा, स्मॉल चने के दाने जितना, यू कैन परचेज इट, और एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर, माइक्रो जो आपको ओवन होता है उसके जैसे, माइक्रोवेव जैसा, उसकी जैसा आपको छोटा सा हर एक बंदा अपना हाउस होल्ड ले सकेगा, जिससे कि उसकी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी, उसकी कार भी चल जाएगी, एंड कंप्यूटर भी चल जाएगा, एंड एवरीथिंग। तो फ्यूचर फ्यूल जो होते हैं वो आते रहें, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वो आते हैं। बट हाँ, एक चीज़ जो हमें कॉन्शियसली करनी पड़ती है वो ये होती है कि कॉन्शियसली हमको सोचना पड़ता है, हमें सेल्फिश ना हो के सोचना पड़ता है कि हमें आगे की जो बारे में जब सोच रहे होते हैं तो हमें एनवायरनमेंट और हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब हम अपनी थिंकिंग को उस डायरेक्शन में टर्न कर देंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड फ्रेंडली फॉर रेस्ट ऑफ द स्पीशी, एक तितली भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितने कि एक ह्यूमन इंपॉर्टेंट है। हमें ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन हम इस तरीके की चीज़ें डेवलप करना शुरू कर देंगे। समझ हमें अभी भी आता है, लेकिन 90 में से सिर्फ एक ही 100 में से किसी एक ही पर्सन को समझ में आता है, 99 को नहीं आता। तो डेवलपमेंट अभी भी होती हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट होती हैं वो भी अभी भी होती हैं, फ्यूचर में भी होंगी। आई होप एंड आई विश कि फ्यूचर तक ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगेगी ये बात कि हमारा जो सर्वाइवल है तभी पॉसिबल है जब एक तितली भी सर्वाइव कर पाए, जब एक छोटा सा हर एक तरीके का एनिमल, हर एक तरीके का प्लांट वो भी सर्वाइव जब कर पाएगा, उसी टाइम पे हमारा सर्वाइवल लॉन्गर हो पाएगा। अदरवाइज़ हमारी स्पीशी की लाइफ बहुत लंबी नहीं है, दिस इज़ प्रेडिक्टेड। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पीशी बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हर एक तरीके की स्पीशी जो है वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम फूड वेब के ज़रिए कोई ना कोई हमारी जो चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंटली जुड़ी हुई है, हर एक स्पीशी। नॉट लाइक एंटायरली फिलोसफिकल बट साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो, राइट। तो ये इस तरीके का चैप्टर है, यू कैन रीड इट। इस चैप्टर में हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के बारे में बात किया। सो दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट द कंजर्विंग द नेचर एंड यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल वे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ उस तरीके के एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया जिससे कि हम नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। जब हम ये नए लॉज लेकर आए इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि वो नेचर को कंजर्व करने के बारे में ध्यान दें, तो आप उसके केस में CSR को लेके आ सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि बोला जाता है कि हर साल का आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका 2% जो है आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट और टूवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो नेचर को, उसके लिए आपको सोशल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। CSR कंसेप्ट को लाया गया। तो दिस इज़ इट। सो बाय दिस हम लोग ख़त्म कर रहे हैं क्लास 10 साइंस NCERT को, और नेक्स्ट में टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं
हम रिवाइज करेंगे साइंस एनसी को, साइंस क्वेश्चंस को, साइंस के पूरे टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे थ्रू MCQs। तो दैट वुड बी माय नेक्स्ट सीरीज। एंड क्लास 11 और 12th के साथ में हम उन चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डीप डाउन हम उसके साइंटिफिक कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। अदरवाइज अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं 11-12 की, विच इज़ वेरी डीप, केमिस्ट्री की बात करते हैं अगेन इट इज़ वेरी डीप, तो हम उन सब टॉपिक से, बायो की बात भी करते हैं, तो उन सब टॉपिक से हम वही टॉपिक्स, NCERT से हम वही टॉपिक्स उठा लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, आई होप you have understood the lecture and you will be able to solve the questions. Best of luck for your exams.